नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2022 में आने वाले विधानसभा चुनावों की। राजनीति क्या मोड़ लेगी, ऐसे ही कुछ सवाल हम आज ट्रेडर्स बोर्ड के चेयरमैन जो हैं पुनीत पिंटा से पूछेंगे और जानेंगे राजनीति के बारे, जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनावों के बारे। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, और स्पीड नेशन का भी आप यहाँ आए हैं, और मैं आपका और आपके जो फॉलोअर्स हैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल तो आज हम ये पूछेंगे कि जो केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक 2 फैसले लिए गए हैं, सबसे पहला करतारपुर कॉरिडोर को खोलना और दूसरा जो कृषि कानून थे उनको रद्द करना, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, समूचे वर्ल्ड के अंदर इस चीज़ का स्वागत किया गया है जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, और खोलते ही सार हमारी पंजाब सरकार का जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर्स और हमारे मुख्यमंत्री हैं सभी वहाँ पे नतमस्तक होने गए हैं। और मैं इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिन्होंने हमारी आस्था को देखते हुए ये स्टेप उठाया। सर, अकाली भाजपा का गठबंधन टूटा था कृषि कानूनों को लेकर। अब कृषि कानून जो है वो रद्द होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको दोबारा ये गठबंधन जुड़ेगा? देखिए, आपको पता होगा कि 2020 के अंदर अगस्त में ये जो काले कानून थे इनके विपरीत जो है किसानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, और नवंबर में ये संघर्ष इस टाइप का रूप ले गया कि समूचे वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। और इसी संघर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे बहुत ही सत्कारयोग विधायक सरदार कुलजीत सिंह नागरा जी, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं और पंजाब के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो वो पहले विधायक थे और पंजाब स्टेट के अंदर जिन्होंने इन काले कानूनों के अगेंस्ट अपना जो था रिज़ाइन दिया था। और रिज़ाइन ही नहीं दिया बल्कि उसके बाद वो कभी विधानसभा में भी नहीं बैठे। और ये उनका जो निर्णय जो था बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। लोग सोचते हैं कि हम एमएलए बन गए हैं और हम शायद हमें दोबारा मौका मिले ना मिले, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठ के विधायक कुलजीत सिंह नागरा जी ने जो है ये अपना त्याग दिया था। और मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को, क्योंकि एक वो धरती से जुड़े हुए जो हैं नेता हैं जिन्होंने ऐसा किया। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसानों का संघर्ष है, जो किसानों ने इतना बड़ा संघर्ष किया जिसमें 750 के आसपास हमारे किसान जो इस संघर्ष के अंदर उन्होंने जो है अपनी शहीदी दी है, क्योंकि ये एक संघर्ष में जब उसे किसी रूप में लाना होता है तो उसमें कई तरह के बलिदान देने पड़ते हैं। तो जो उन्होंने बलिदान दिया है उसको देखते हुए जो है आज जो सेंट्रल सरकार है वो भी उनके आगे नतमस्तक हुई है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्हें ये पता चल ही गया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज किसानों की जीत हुई है। अगर किसानों का समर्थन भाजपा की तरफ चला जाता है, क्योंकि सभी इसी इंतजार में थे कि कब कृषि कानून रद्द होंगे और किसान अपना समर्थन जो है भाजपा को दोबारा देंगे, तो भाजपा के नेता तो इसी उम्मीद में है कि अब जो किसानों का जो समर्थन है वो उनके साथ रहेगा, इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, यहाँ तक इस संघर्ष का सवाल है तो इस संघर्ष में आपने देखा होगा जब ये संघर्ष पंजाब से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जो है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, तो सबसे पहले हमारे उस वक्त जो कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, उन्होंने इसका झंडा बुलंद किया और हमारी पूरी सरकार ने उनका साथ दिया। जब हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के बाद हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी आए और हमारे जो प्रधान थे जाखड़ साहब के बाद अपना नवजोत सिंह सिद्धू जी आए, तो सिद्धू साहब ने भी इसका पुरजोर जो विरोध किया था। और उनके विरोध के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इन काले कानूनों का विरोध किया है और आज उसी के सदके ये सब कुछ हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो किसानों का था, जिन्होंने धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, और वो एकदम ताकत के साथ जुड़े रहे और आज उसी के चलते हुए ये हुआ है। अगर इतनी बात होती तो अकालियों को भी इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो समर्थन किया था। बीजेपी वालों का तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, उनको तो अपना साख बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जितने भी नेतागण थे उन्होंने हमेशा ही इसका सहयोग दिया है इन किसानों के जो ये अगेंस्ट जो काले कानून आए थे। तो उसी के तहत मैं नागरा साहब को भी आज जो है विदाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था और आज वो शान से अगर विधानसभा में दोबारा सेशन आता है तो उसमें वो जाएंगे और सबको इसके प्रति जो है उनके जो मन के विचार हैं वो प्रकट भी करेंगे।
अब बात करें पुनीत पिंटा की। पुनीत पिंटा ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच जो है हमेशा जाते हैं, उनकी मुश्किलों को हल करते हैं, मगर पुनीत पिंटा को आज तक पार्टी ने टिकट नहीं दी। 2007 हो, 2017 हो और अब 2022 में भी आप टिकट की गुहार जो है पार्टी से लगा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है पार्टी आपके पक्ष में होगी? देखिए, मैंने 96 में अपना एनएसयूआई से संघर्ष शुरू किया था। तो उसके बाद एनएसयूआई से करते करते मैं यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस के बाद मैं किसान सेल में आया, किसान सेल के बाद मैं पीपीसीसी में आया और आज पंजाब सरकार में मैं पंजाब ट्रेडर बोर्ड एक्साइज एंड टैक्सेशन का चेयरमैन हूँ। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, समय के साथ सब कुछ हो जाता है। हाँ, टिकट मांगने का जहाँ तक सवाल है, मैंने 2007 में भी यूथ कोटे में मांगी थी, 2012 में भी मांगी, तो 2017 में भी मैंने मांगी। जब 2017 में मैंने मांगी थी तो उस लास्ट मोमेंट में ऊपर मेरे जो टिकट थी कट गई थी, मैंने पठानकोट से किया था। लेकिन उस वक्त मुझे सुजानपुर के लिए भी बोला गया था कि आपका घर सुजानपुर में भी, अगर आप लड़ना चाहें तो आप वहाँ से लड़ सकते हैं, लेकिन मेरी तैयारी नहीं थी। आज मुझे सरकार जब हमारी बनी और मैंने तानदेही से, जब मैं चेयरमैन भी नहीं था, मैं उसी दिन से मैंने 2017 से एक पल भी नहीं छोड़ा, तो मेहनत की। ये नहीं कि 2017 से की, आप मेरा पीछे बैकग्राउंड देखेंगे या सोशल मीडिया में देखेंगे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे या न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, तो धार ब्लॉक का जो मुद्दा था, चाहे पानी को लेके हो, जब चक्की का पानी डाइवर्ट किया जा रहा था और फिन्ना सिंह स्कीम बन रही थी, मैंने तो उसी दिन सुजानपुर की कंस्टिट्यूंसी के अंदर अपने काम शुरू कर दिए थे, जब नेताओं को ये नहीं पता था ये स्कीम है क्या है। और आज भी लोगों को ये पता नहीं है, जिसकी वजह से धार ब्लॉक जो है झील का पानी पीने को जो है नतमस्तक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले समय में मैंने अपना जो कंडी बोर्ड है उसमें मानयोग मुख्यमंत्री हमारे जो हैं चेयरमैन हैं, तो 3 करोड़ 52 लाख की हम स्कीमें वहाँ पे लेके आए और जितने भी हमारे पाइपलाइंस थी वो चेंज करवाने का हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उसमें डी बोर भी हैं। और उसके साथ साथ यही नहीं, यहाँ के लोगों के जो लीडर थे हमारे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि हमारे जितने भी ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं वो 11 केवी के ऊपर हैं, तो उनको भी चेंज करने के लिए मैंने 66 केवी के लिए प्रपोजल भेजा और बहुत जल्दी उसको भी अमली जामा पहनाने जा रहा हूँ। कई ऐसे हमने देखा अमली जामा आपने पहनाया है, पहले भी संघर्ष करते थे और अब भी कर रहे हैं, चाहे डैम औषधियों की बात हो, मुक्तेश्वर धाम की बात हो, ओवर ब्रिजेस की बात हो, ये सब आप संघर्ष करते थे। कईयों को अमली जामा पहना भी दिया गया और कई अभी पहनाना भी बाकी है। तो कैसा लेते हैं आप, क्योंकि एक पुनीत पिंटा को देखते हैं कि ग्राउंड लेवल से जुड़कर जो है वो कार्य कर रहे हैं। कई लोग ये देखते हैं कि शायद मैं आज चेयरमैन बनाऊं, लेकिन बदकिस्मती है मेरी या उन लोगों की कि इनको ये नहीं पता कि पुनीत पिंटा का डेफिनेशन ही संघर्ष है। तो संघर्षशील व्यक्ति हूँ, हमेशा संघर्ष करना जानता हूँ, चाहे वो हमारे रंजीत सागर डैम में टूरिज़्म हब बनाने का संघर्ष हो, चाहे मुक्तेश्वर धाम का हो, चाहे बैराज ओस्तियों का हो, चाहे स्टेडियम का हो, चाहे हमारे वाटर रिसोर्सेज का हो, चाहे हमारे गाँव के अंदर जो अपग्रेडेशन है ट्रांसफार्मर्स की उसका हो, चाहे हमारे जो रेशम कीट प्रोजेक्ट का हो, चाहे हमारे नेचर अवेयरनेस कैंप का हो, चाहे हमारा वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस कैंप का हो। मैंने हर जगह के ऊपर संघर्ष किया और उसे अमली जामा बनाया। मेरा तो एक सिंपल सी बात है, अगर पुनीत पिंटा बिना चेयरमैन बने इतने बड़े बड़े काम करवा गया, तो जो नेताओं को इतनी पावर मिली, जो उन्होंने यहाँ की नुमाइंदगी की, तो उन्होंने क्या किया? ये मेरा सवाल है उनके आगे। आज अगर मैं मेहनत से तनदेही से अगर काम कर रहा हूँ, तो कईयों को, विद्रोहियों को तो दूर, मेरे अपनों को भी नहीं ये भा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपनों में कौन कौन आता है? कि कई होते हैं, जब आप घर में भी हों तो 5 सदस्य हों तो उनमें भी थोड़ी सी खटास चलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच कैसी है। तो जनता को मालूम है कि पुनीत पिंटा हमारे हक के लिए लड़ता है, बोलता है, तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मुझे देखिए, जो बंदा एक सच्चे मन से कार्य करता है, भगवान भी उसका साथ देता है, और मेरा हर जगह पे साथ दिया है। चाहे मुक्तेश्वर धाम का मसला था, चाहे अपना टूरिज़्म हब का था, चाहे बैराज डैम औषधियों का था। और मैं आपके ज़रिए एक चीज़ और बता दूं, बहुत जल्दी अब मैं डैम औषधियों का भी जो पेंडिंग काम है, जो फंगोता के लोग थे, उनका भी करवाने जा रहा हूं। उनके लिए भी मैं संघर्ष में हूं और मैं करके दिखाऊंगा। अगर संघर्ष को वो रूप ना मिला तो क्या पुनीत पिंटा जो है सुजानपुर से ना होकर पठानकोट से भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? देखिए, बात ऐसे है, ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ, मैंने यूथ की भी अपने विधानसभा नहीं बल्कि ज़िले की नुमाइंदगी की है, स्टेट के अंदर भी की है। पार्टी मेरी जहाँ पे भी सेवाएं लेती है मैं देता हूँ। लेकिन इस बार मैंने सुजानपुर इसलिए चुना है क्योंकि 2017 में भी मेरे को ऑप्शन मिली थी, 2012 में भी मैंने सुजानपुर से टिकट अप्लाई की थी। कईयों का जो मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, शायद वो पिछला रिकॉर्ड देखें तो पुनीत पिंटा
जो है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ बंदा है। हमेशा मैंने संघर्ष किया है और अपने काम की बदौलत ही मेरी पहचान है। मेरे घर में ना कोई पंच है, ना सरपंच है, ना ही मैं किसी लैंडलॉर्ड का बेटा हूँ। पुनीत पिंटा का संघर्ष ही उसकी पहचान है और उसी आइडेंटिटी को लेके मैं चला हूँ। अगर पार्टी इस संघर्ष को ना देखे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पार्टी जो है काम कोई और कर जाता है मगर टिकट किसी और को दे जाती है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुजानपुर से अब डॉक्टर अश्विनी कुमार अपने बेटे को भी आगे ला रहे हैं और वो भी जो है उस टिकट मांग रहे हैं और उनको भी देखा गया है कि वो रैलियां निकाल रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं। तो ये जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर सत्ता काबिज करने की कोशिश करते हैं, उन फिर आप जैसे लोगों का संघर्ष कहाँ रंग लाएगा? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर अश्विनी कुमार जी का सवाल है, हमारे बहुत ही आदरणीय और बड़े सूझवान और बुद्धिजीवी लीडर हैं, हमारे एक्स सेंट्रल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही शौक़ है तो हमारे आदरणीय अश्विनी कुमार जी खुद आके इलेक्शन लड़ लें। हिंदू नेता हैं, वो इलेक्शन लड़े ना, हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। लेकिन आप ये कहें कि एक लीडर का बेटा है जिसने कभी पार्टी की दरी नहीं उठाई, झंडा नहीं उठाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया और एक मंत्री एक्स मिनिस्टर का बेटा इसलिए उसे टिकट दे दो, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि इन्हीं वजहों से, ऐसे ही नेताओं की वजह से हमारी कांग्रेस पार्टी हाशिए पे आ गई है। अगर ऐसे नेता ना होते और ऐसे जो पार्टी के ऊपर विचारधारा वाले लोग हैं हमारी पार्टी के अंदर ना होते, तो आज हम पूरे हिंदुस्तान पे राज करने वाली पार्टी चंद स्टेटों में रह गई है। लेकिन अभी भी बदलाव आ रहा है, नई जनरेशन आ रही है, नए नए लोग, नए नए लीडर आ रहे हैं, जो युवा शक्ति ऊपर उभर के आ रही है। मुझे यकीन है कि वैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी देखा होगा, अगर इतना ही उन्हें अपने मान है, फ़ख्र है कि सेंट्रल मिनिस्टर का हूँ तो मैं टिकट ले लूँगा, तो अपने गुरदासपुर से इलेक्शन लड़ते ना, वहाँ तो लड़ा नहीं गया उनसे, खुद तो लड़ा नहीं गया। अब बेटे की बारी आ गई, तो बेटे को जहाँ पे इनका रहने वाले हैं वहाँ पे हमारे यूथ के नेता हैं पाड़ा साहब, वो वहाँ पे इलेक्शन लड़े और बड़े बेखूबी जीते। तो तब ये वहाँ से लड़ लेते ना, जब वहाँ से क्यों नहीं टिकट अप्लाई की इन्होंने, तब 2017 में वहाँ से टिकट अप्लाई करते। लेकिन हर बंदे को मालूम होता है कि वो कहाँ पे बैठा है। अभी आपने रैलीज़ की बात की, अगर इतना ही उनका वर्चस्व था, इतना ही उनकी ग्राउंड रियलिटी थी, तो गुरदासपुर से लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? मतलब रैली में गुरदासपुर के लोगों को लेकर आए। आप उस दिन के टोल बैरियल पड़ते हैं, उस टोल बैरियल की ना आप पिक्चर्स निकलवा लो, तो उनके घर में भी कैमरे लगे होंगे, आप उनके कैमरेज की भी रिकॉर्डिंग निकलवा लो, तो वहाँ से भी लोगों को लेके आ रहे थे कि हम यहाँ रोड शो कर लें। तो यहाँ आके वो रोड शो भी फेल हो गया। तो क्यों हम लोगों को विचलित कर रहे हैं? देखिए, आप एक बड़े नेता हैं, आप अपने बड़े, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोकल लीडर्स हैं, या पार्टी के जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए। आपको पुत्र मोह क्यों याद रहा है? पठानकोट विधायक की बात करते हैं, अमित विज 15 दिनों पहले आए और इलेक्शन जीतकर आज वो विधायक हैं। उसी तरीके से अगर बाहर से यहाँ से अश्विनी कुमार का बेटा आता है, तो क्या वो राजनीति, क्या समीकरण रहेंगे? जहाँ तक विज साहब का सवाल है, तो मैं आपको एक बता दूँ, हम तो चलो क्लासमेट हैं, इकट्ठे पढ़े हैं, हमारे अच्छे रिलेशन हैं। उस समय उनके पिताजी यहाँ जिला प्रधान थे, वो कमेटी प्रधान भी रह चुके हैं, ठीक है। उनका परिवार का यहाँ पे सिस्टम था। चलो, उनके पिताजी किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़े होंगे, हाँ, कहीं ना कहीं परिवार को देख के उनको टिकट दे दी गई, लोकल थे, तो सभी नेताओं ने उनका साथ दिया, समर्थन किया और दिन रात एक किया। चाहे वो दारा जी हों, चाहे भभूति जी हों, चाहे पन्नालाल भाटिया जी हों, चाहे सॉफ्टी वडेरा जी हों, चाहे आपके योगेश ठाकुर जी, वो भी हमारी तब साथ थे, वो हों, चाहे और भी युवा नेता हों, हमारे काउंसलर साहिबान हों, जितने भी थे, चाहे रमन, चाहे पुनीत पिंटा हो, क्योंकि गाँव में देखा ना, चाहे वो कार्तिक जी हों, चाहे जितने भी थे, पुनीत पिंटा तो चलो है सो था, तो सभी ने साथ दिया था, तब इलेक्शन जीते थे, अदरवाइज वो भी ना जीते। और जहाँ तक सवाल अश्विनी कुमार जी का है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ा स्पष्ट ही है, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो पहले ही बता दूं, बूथ लगने से पहले ही वो हार जाएंगे। और दूसरी बात, बूथ लगने की बात तो दूर है, किसी का तो मेरे को पता नहीं करैक्टर का, लेकिन मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूँ, मेरे अपने जो है मेरी लाइफस्टाइल है, मेरा कार्य करने का एक ढंग है, मैं अपने आप को बेइज्जत होना पसंद नहीं करूँगा। अगर मुझे पता हो कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं सहन नहीं करता। मुझे पर्सनल तौर पे ये नहीं गम होगा कि मुझे टिकट नहीं मिली, मेरा एक ही गम होगा कि हमारे इस विधानसभा हल्के में कई लीडर हैं, कईयों ने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी दे दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप
एक बाहर के बंदे को लाके हमारे लीडरशिप के ऊपर किसी और को थोपना चाहें तो मैं ऐसे में घर बैठना पसंद करूंगा और इस पार्टी को छोड़ दूंगा। इवन पॉलिटिक्स से तो दूर नहीं होना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में तो विज़न होता है बंदे का, कई तरह की उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं हाँ इतना बात ज़रूर कहूँगा, मैं ही नहीं समूची कांग्रेस उनसे दूर हो जाएगी। तो ये भी एक रूमर्स आ रहे हैं या अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर अश्विनी कुमार के बेटे को टिकट मिलती है तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो एकजुट होकर आज़ाद के रूप में सामने आ सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको स्पष्ट बता दूं, ये रूमर उड़ा रहे हैं कि शायद उनकी वाइफ जो हैं हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी को किसी चीज़ में मदद करते थे, लाइक उनको हिंदी में या किसी चीज़ में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सोनिया गांधी जी को हिंदी पहले ही बड़ी अच्छी तरह से आती थी। जो नारी अपना सब कुछ त्याग के इस हिंदुस्तान में आके शादी करके यहाँ बैठी है तो उसको वहाँ की मातृभाषा अच्छी तरह से आती है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ये लोगों में अपने रूमर उड़ाते हैं या करते हैं तो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए करते हैं। अगर इतना ही ये बलशाली होते तो आज इनको अलग अलग मिनिस्टर्स के पास, अलग अलग जगहों के पास काहे को जा रहे हैं? इनको तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको तो आराम से बैठना चाहिए। तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अब बहुत बदल चुकी है। अब वो पार्टी पुरानी वाली नहीं है, ये 2000 सदी वाली कांग्रेस पार्टी है और इस जो पार्टी में जो कैंडिडेट जीतने की समर्था रखता है उसी को टिकट मिलेगी। पुनीत जी, कई ऐसे विधायक हैं आपके, ज़िला पठानकोट की बात करूं या बाहर की बात करूं या पंजाब की बात करूं, कई नेता, कई कार्यकर्ता उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाना शुरू हो चुके हैं क्योंकि चुनावों का समय जो है बहुत नज़दीक है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने लगा है। इसको किस तरीके से देखते हैं कि अपने ही विधायक की मुखालफत जो है उनके ही नेता, उनके ही वर्कर करना शुरू हो चुके हैं? देखिए, इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। एक तो वो जो नेता हैं वो मुखालफत करते हैं जो घर में बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं और जब इलेक्शन का टाइम आता है 2-4 महीने पहले बोलना शुरू कर देते हैं। और कुछ वो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं के साथ ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं और जब उनकी अनदेखी होती है तो वो बोलते हैं और उनका बोलना भी जायज़ है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, विधायक आप बने हैं लेकिन कार्यकर्ता के सिर की वजह से बने हैं। अगर वो अपनी मेहनत ना करें, वो अपना जो है तनदेही से आपका साथ ना दें तो मेरे को नहीं लगता कोई एमएलए अकेला जीत सकता है। सो हमें कार्यकर्ता की इज़्ज़त करनी चाहिए, कार्यकर्ता ही हमारी शान है, हमारे सर का ताज है। अगर कार्यकर्ता को हम नहीं समझेंगे तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कार्यकर्ता भी हमें नहीं समझेगा। वो बरसाती डड्डुओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पहले ही सवाल कर दिया कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलेक्शनों के दौर पे आते हैं, उनको बरसाती डड्डू भी कहा जाता है। तो क्या उनके जो अब चुनावों का समय आ रहा है वो बाहर निकलने से पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, जहाँ तक हमारे इलाके का सवाल है तो हमारे इलाके में तो सभी जो नेता हैं वही काम कर रहे हैं, बरसाती डड्डू तो है नहीं। हाँ, किसी को किसी का इतिहास ना पता हो तो कोई बोल दे तो उसको हम रोक नहीं सकते क्योंकि डेफिनेशन ही देनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता डेफिनेशन देनी किसके ऊपर है। लेकिन बरसाती डड्डू उनको ज़रूर मैं कहूँगा जो अपना इलाका छोड़ के दूसरों के इलाकों में घुस जाते हैं। देखिए, आप ज़िला पठानकोट के हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप ज़िला पठानकोट के लिए आपने कुछ किया, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपने उनके लिए किया ही कुछ नहीं है फिर भी आप ये सोचें कि मैं एक अमीर बंदा हूँ या मैं एक बड़ा तगड़ा नेता हूँ और आके इलेक्शन लड़ लूँ, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेरा ख्याल है कार्यकर्ता की ज़रूरत ही ना होती, फिर तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं वही कर लेते। अगर इतने बड़े नेता थे तो आज तक इन्होंने खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? जिसने इतनी उम्र तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा वो दूसरों को क्या लड़ाएगा? देखिए, मतलब ये तो साफ है कि अगर अश्विनी कुमार का बेटा आता है तो आप तो कांग्रेस छोड़ेंगे ही, बाकी जो लोग हैं वो भी क्या साथ नहीं देंगे? देखिए, अश्विनी कुमार जी मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी के बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। अश्विनी कुमार जी इलेक्शन लड़ें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर अश्विनी कुमार जी अपने पुत्र मोह में टिकट दिलाने चाहते हैं तो सबसे पहले मैं विरोध करूँगा। एक और सवाल आ जाता है इसी को लेकर, चुनावों को लेकर, कि क्या कांग्रेस की टिकट, आपने इतना संघर्ष किया है, क्या उसकी टिकट पुनीत पिंटा को इस बार मिलेगी? ये जनता ने डिसाइड करना है, ये हाईकमान ने डिसाइड करना है। देखिए, मैंने पहले आपको बोला मैं ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हूँ, मैं इतना महत्वाकांक्षी नहीं हूँ ना ही मैं किसी को ये कहता हूँ कि मैंने ये वो किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो मैं कर सकता था पार्टी की जो नीतियाँ हैं मैंने उसी में, उसके दायरे में रह के काम किए हैं। हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो काम दूसरे नेताओं को
करने थे वो कर नहीं सके, और पुनीत पिंटा ने उन्हें अमली जामा पहनाया है। और लोगों के दिल में मैंने जो जगह बनाई है, एक अच्छे इंसान होने के नाते बनाई है। आज भी मेरे घर में आप जब मर्जी सुबह आ जाएं, सुबह 7 बजे से लेके मैं 10 बजे तक सभी लोगों को मिलता हूं। फिर मैं हल्के में निकल जाता हूं, लोगों की समस्याओं को देखता हूं। समस्याओं को देखता नहीं हूं, बल्कि पहल के आधार पे उनको काम भी करवाता हूं। कोई बंदा उठ के बोल दे कि मैंने कहीं पे कमिटमेंट की और मैंने पूरी नहीं की, तो मैं अपनी जो मेरी बातें हैं, मैं बातों में नहीं रखता, उनको मैं करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली उनको एक रूप देता हूँ। मतलब कुम्हार वाला काम है कि मैं मिट्टी नहीं रोनता हूँ, मैं मिट्टी को बना के चकले पे लगा के उसको एक शेप भी देता हूँ, उसको एक रूप भी देता हूँ। पुनीत जी, स्टेडियम का, सुजानपुर के स्टेडियम का क्या मुद्दा है जो कोर्ट में भी केस किया? दर्शकों को बताएंगे कि वो क्या मुद्दा था और उसका रिजल्ट क्या है? देखिए, जैसे आपको पता ही है, पिछले लंबे से मैंने से जो मेन काम थे मैंने सारे किए हैं। एक मेरा काम रह गया था, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, जो हमारा सुजानपुर फ्लाईओवर था। जो मुद्दा स्टेडियम का था, मैं खुद जो है स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, तो मेरा एक शौक़ था कि मैं जो हमारे युवा पीढ़ी है वो इधर उधर ना भटके, बल्कि अपनी जो एनर्जी है वो स्टेडियम में अंदर, खेलों के अंदर अपनी प्रतिभा को उभारें, हमारे इलाके का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। इसी के तहत मैं ये पहला स्टेडियम बनाने जा रहा था, और मैंने बड़ी इसमें हिम्मत भी की, और हिम्मत करके मैंने इसमें 45 लाख रुपया सैंक्शन करवा के लाया। और जब मैं इसको स्टेडियम को बनाने लगा, तो यहाँ पे हमारे जो माननीय विधायक हैं दिनेश सिंह बब्बू जी, क्योंकि उन्हीं की पंचायत है, वहीं पे उनका वोट है, तो 15 साल में वो उस पंचायत में कुछ नहीं करा सके। जब मैंने वहाँ स्टेडियम बनवाने के लिए नींव पत्थर रख के काम शुरू करवाया, पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए, टेंडर हुआ, जब मैंने स्टेडियम करा दिया, तो इन्होंने कुछ लोगों को उठा के, एक पुराना मुद्दा उठा के इसके ऊपर स्टे लगवा दिया, और लोगों को ये कहते रहे मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1973 में इन्होंने एक बोगस जो था अपना रेजोल्यूशन शो किया कि ये रेजोल्यूशन हमारे पास है और ये गरीब लोगों को 4-4 मरले के प्लॉट दिए गए हैं, और किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनको जो उसका सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं किया हुआ था। और 1997 से लेके 2021 तक ना ही उनका पोजीशन था, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड गया उसके ऊपर भी सरकार जो काबिज थी, और इन्होंने अननेसेसरी उसकी एक पुरानी जजमेंट दिखा के उसके ऊपर स्टे करवा दिया। स्टे कराने के बाद लोगों को ये प्रचार शुरू कर दिया कि अभी 2-4 तरीके दिलवाऊंगा और उसके बाद जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो मैं यहाँ स्टेडियम नहीं बनने दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से बताना चलता हूँ, जब माननीय कोर्ट के अंदर हम गए, थोड़ा मेरे को विचलित तो था कि काम कराना चाहता हूँ, लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो पॉलिटिकल लोग हैं कुछ उसमें कई बंदे ऐसे इन्वॉल्व थे जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली नहीं थे। तो मैंने कोर्ट में गया, जब हम कोर्ट में अपना रखा, हमने बताया कि सेशन कोर्ट में भी ये हार चुके हैं, और जब जज साहब ने आर्गूमेंट के ऊपर उनको बुलाया तो काफ़ी उनको लताड़ा भी, और इतने शर्मसार थे कि जज साहब तो उनको पनिशमेंट भी देने के ऊपर तुल्य थे। लेकिन चलो, जो भी वहाँ पे हुआ, आखिर में जीत तो जो सच्चाई की होती है, और माननीय जज साहब ने उसी वक्त इनका जो केस था उसको डिसमिस कर दिया और हमारे हक में वो दे दिया। और आज आपके माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आज 19 तारीख है, स्टेडियम का काम भी शुरू कर दिया, और मुझे उम्मीद है 2 से ढाई महीने में लोगों को समर्पित भी कर दूँगा। पुनीत जी, लास्ट सवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके काफ़ी करीबी हैं, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र थे। मेजर अमरदीप सिंह वो भी आपके पारिवारिक सदस्यों की तरह ही हैं, और अब जो है कैप्टन साहब ने अपनी सरकार चुन ली है और चुनाव में उतर रहे हैं। अगर वहां से आपको चुनाव के लिए बुलाया जाता है, अपना उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार के तौर पे उतारा जाता है, तो क्या आप उस जगह से भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सवाल है तो बड़े ही आदरणीय है मेरे लिए। देखिए, पार्टी में रहना ना रहना एक अलग है, लेकिन पर्सनल रिलेशन अपनी जगह पे है, मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड है। आज भी मैं उनकी पूरी इज्जत करता हूँ। जहाँ तक मेजर अमरदीप जी का सवाल है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, और ज़िंदगी में एक कहावत है कि जिस घर का खाया हो हराम नहीं करते। मेरे को जहाँ तक उनके पर्सनल लाइफ के रिलेशन है, पुनीत पिंटा उनके लिए जी भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, तो आज तक उन्होंने कभी भी मेरी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस नहीं किया। ना ही उन्होंने मुझे कभी ऐसा कहा है, ना ही वो मेरे को कहेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय ऐसा आ जाए तो मैं परिस्थितियां चेंज हो जाए, मैं आज भी बता दूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, और मैं चाहूंगा मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ूं। अगर परिस्थितियां चेंज हो जाएं तो? देखिए, मेरे को लगता नहीं परिस्थितियां चेंज होंगी। ये जो विधानसभा हल्का है, तो यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा और अपनी पार्टी से ही लड़ूंगा। पठानकोट से अगर टिकट मिल जाए?
जहाँ तक सवाल पठानकोट का, मैं इतना बड़ा नहीं अपने आप को कह सकता, मैं सुजानपुर से लड़ना चाहता हूँ, यहीं से लड़ूंगा। तो ये थे पुनीत पिंटा हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि टिकट मिलेगी तो ज़रूर लड़ेंगे, मगर अगर यहाँ से डॉक्टर अश्वनी कुमार के बेटे को टिकट मिलती है तो कांग्रेस के साथ ना बल्कि कांग्रेस के अगेंस्ट जो है चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पार्टी टिकट दे तो उसको टिकट दे जो ज़मीन स्तर से जुड़ा हुआ है, ना कि कोई पैराशूट कैंडिडेट को उतार कर टिकट दी जाए। ऐसे ही राजनीतिक मुद्दों पर हम बने रहेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे, नेताओं से बात करते रहेंगे, राजनीतिक उथल फुथल आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।